नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट रीतिकाल देना चाहूँगी। रीतिकाल जिसमें रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, उसके बाद रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, तीनों की तीनों इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी। एक बार हम शुरू करते हैं, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगी। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1700 से लेकर 1900 तक के समय को के कालखंड को हम रीतिकाल कहते हैं। यह काव्य पूरी तरह से काव्य परंपरा में बंधा हुआ था। इस साहित्य की रचना के लिए तत्कालीन राजतंत्र और सामंतवाद की प्रधानता थी। इस काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, जो कि रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। 3 तरह के कवि इस समय में हुए हैं। चिंतामणि को इस काव्यधारा का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। आइए सबसे पहले हम रीतिकाल की विशेषताओं की बात करते हैं। रीतिकाल में रीति ग्रंथों का निर्माण हुआ है। जो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता रही है। बहुत सारे रीति ग्रंथ इसके अंतर्गत आते हैं, जिनमें नायक नायिका भेद, छंद, रस, संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुसरण इन्होंने किया है। ये इसकी प्रमुख विशेषता रही है। आचार्यताओं की उपाधि भी जिससे बहुत सारे कवियों को मिली है। श्रृंगार वर्णन इस समय की प्रमुख दूसरी विशेषता है। श्रृंगार वर्णन कवियों ने श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन किया है, संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन किया है। हालांकि इन कवियों में वियोग श्रृंगार रस का वर्णन ज़्यादा है। तीसरी जो मुख्य विशेषता है वो अलंकार वर्णन है। अलंकार सभी ने अपने काव्य को में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए संस्कृत काव्य शास्त्रियों या संस्कृत जो काव्य शास्त्र हैं उनमें वर्णित अलंकारों के लक्षणों का सहारा लेकर के अर्थ और शब्द अलंकारों का बेहतरीन प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। चौथी जो मुख्य विशेषता है, भक्ति और नीति का काव्य इस समय में लिखा गया है। इस काल में प्राय सभी कवियों ने भक्ति से संबंधित काव्य भी लिखा है, और बिहारी तो इसमें प्रमुख रहे हैं, जिनका दोहा हम कह सकते हैं, जिसमें भक्ति और नीति दोनों ही है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नाही कोई, जू जू बढ़े श्याम रंग त्यू त्यू उज्ज्वल होई। पांचवी जो मुख्य विशेषता है कि आश्रयदाताओं का यशोगान है। इस समय में प्राय सभी कवियों ने राज्य में आश्रित वो रहे हैं। उन्होंने अपने अपने समय के राजाओं की वीरता, उनकी दानवीरता, धर्मवीरता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। क्योंकि आश्रयदाता थे वो, वही उनकी प्रशंसा करके ही उन्हें कुछ न कुछ मिलता था। तो यह हम उनकी मजबूरी भी कह सकते हैं, यानी अपने आश्रयदाताओं का वर्णन उन्होंने किया है। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण भी सभी कवियों की मुख्य विशेषता मानी जाती है। अधिकांश जो कवि हैं उन्होंने उद्दीपन रूप का वर्णन किया है। किसी ने उस प्रकृति के आलंबन रूप का भी वर्णन किया है, यानी बहुत कम जो है आलंबन रूप के और लोग गए हैं। सेनापति का नाम जो है इसमें प्रमुख आता है ऋतु वर्णन करने में। भाषा शैली की अगर बात करें तो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का समय जो है आधुनिक काल आता है। इससे पहले जो ब्रज भाषा का उत्कर्ष काल हम इसको कह सकते हैं। कवियों ने अपने काव्य के द्वारा इस काल में ब्रज भाषा के परिमार्जित रूप, शुद्ध साहित्यिक रूप का प्रयोग किया है। वहीं संस्कृत, अवधी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। आइए हम सबसे पहले रीतिसिद्ध काव्य की बात करते हैं। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। इसमें रीतिसिद्ध है, पहले तो चलो रीतिसिद्ध की बात कर लेते हैं। रीतिसिद्ध काव्यधारा से अभिप्राय उन कवियों के काव्य से है जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर काव्यांगों के लक्षणों को प्रस्तुत करते हुए उदाहरण दिए हैं। इसमें 2 श्रेणी हैं। एक तो लक्षण
और दूसरे जो है ग्रंथ, दोनों प्रकार के ग्रंथ लिखने वाले, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले, और इसके अतिरिक्त जैसे भूषण भिखारी और कुलदीप मिश्र, इस प्रकार के कवि हैं। और बिहारी का नाम इसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये कहने का मतलब रीति सिद्ध कवि वो होते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का भी सहारा लिया है और कुछ न कुछ अपनी मर्जी से मुक्तक भी लिखे हैं। सबसे पहले रीति ग्रंथों का निर्माण। रीति सिद्ध हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम विशेषता रीति ग्रंथों का निर्माण है। रीति ग्रंथों में वे सारी रचनाएं आती हैं जिनमें काव्य के स्वरूप को स्पष्ट किया जाता है, वे सभी रीति ग्रंथ आते हैं। श्रृंगारिकता मैंने पहले ही बताई कि वही मुख्य विशेषता रीतिकाल की रही है, वही रीति सिद्ध में भी श्रृंगारिकता रही है, जिसमें से प्रमुख नाम मैंने आपको बता ही दिया है कि बिहारी का नाम प्रमुख है। रीति सिद्ध काव्य की दूसरी विशेषता बताई मैंने, श्रृंगार वर्णन है। नक्शिक श्रृंगार का, यानी नक्शे लेकर के सिख तक उन्होंने वर्णन किया है। अपने समसामयिक परिवेश से अनुप्रेरित होकर के उन्होंने श्रृंगार वर्णन किया है। तीसरी विशेषता अलंकार वर्णन है। इन कवियों ने भी अपने काव्य को चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने जो संस्कृत के काव्य शास्त्री हैं उनसे सीख ली है और अपने बेहतरीन शब्दालंकार और अर्थालंकारों का प्रयोग किया है। काव्य के विविध रूपों का वर्णन इसमें किया गया है कि प्रबंध तथा मुक्तक दोनों ही प्रकार की रचनाएं इसके अंदर है, जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रसराज, ललित, विनोद, मुक्त, ये शिव बावनी, इस प्रकार के प्रबंध काव्य और मुक्तक दोनों का सम्मिश्रण इस समय में हुआ है। प्रकृति चित्रण, रीति सिद्ध कवियों ने भी प्रकृति चित्रण किया है और प्रकृति के उदात्त रूप का वर्णन इसमें किया है। नायक नायिका के सौंदर्य वर्णन के लिए श्रृंगार का सहारा लेने के लिए मानवीयकरण अलंकार का भी प्रयोग करते हुए दिखे हैं। वीर काव्य, शुद्ध रीति सिद्ध काव्य में भूषण एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने शिवराज बावनी, शिवराज भूषण और वीर छत्रसाल जैसे ग्रंथों का निर्माण किया है, जिससे वीर रस से भी परिपूर्ण है। भाषा शैली की मैं बात कर ही चुकी हूँ। ब्रज भाषा का उत्थान काल था और काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से ब्रज भाषा के परिनिष्ठित और परिमार्जित रूप का प्रयोग इस समय में हुआ है। आइए रीतिबद्ध काव्य की बात करते हैं। रीतिबद्ध काव्य जो कि रीति में बंधा हो। मैं रीति आपको बताना चाहूँगी। रीति का मतलब होता है ढंग, तरीका। काव्य सिद्धांतों और लक्षणों के अनुसार जिस काव्य रचना, जिस ग्रंथ को रीति और काव्य सिद्धांतों के अनुसार बांधा गया हो उसे हम रीति सिद्ध काव्य कहते हैं। अलंकार, रस, ध्वनि उनके अनुसार ध्यान रखा गया हो, परंतु उनका प्रत्यक्ष निरूपण इन कवियों ने नहीं किया, परंतु उसके उत्कृष्ट काव्य सर्जन इन्होंने किया है। श्रृंगार वर्णन इसकी मुख्य विशेषता है। रीतिबद्ध कवियों में श्रृंगार कवि, ये लोग जो है श्रृंगार के संयोग पक्ष में जितने रमे हैं उतने ही वियोग में नहीं रमे हैं। संयोग श्रृंगार का एक ही पक्ष का वर्णन उसमें मिलता है, दूसरे पक्ष जो है दृष्टि से ओझल दिखाई देता है। प्रकृति चित्रण की अगर बात करें तो यहाँ पर वही रीतिबद्ध कवियों ने श्रृंगार के बाद अपने काव्य में प्रकृति का ही सर्वाधिक चित्रण किया है। भक्ति भावना, रीतिबद्ध काव्य में हमें भक्ति भावना के पद भी देखने को मिलते हैं। उन्होंने राधा कृष्ण के माध्यम से अपनी भक्ति को दिखाने की कोशिश की है। आप अनेक साख्य और माधुर्य भाव में ईश्वर की वंदना की है। नीति भावना रीतिबद्ध काव्य में नीति की बात भी की है और इस प्रकार उक्तियों के माध्यम से सांसारिक अनुभव के आधार पर अनेक नीतियों की बातें भी की है। आडंबरों का विरोध इन्होंने किया है। कुछ क्रांतिकारी कवि भी हुए जिन्होंने जो बात की है रीति की, छंदों का प्रयोग भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर किया है।
अगला जो मैंने बताया अलंकारों में दोनों ही प्रकार के अलंकारों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हुआ है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। भाषा जो है वो ब्रज भाषा रही है। बिहारी ने तो सूरदास की इस भाषा से अपनी यानी सूरदास की भाषा से कहीं अलग भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। उनकी जो अनेक विषयों का जो ज्ञान था उसने उन्हें भाषा के स्तर पर उन्हें सिंहासन पर बिठा दिया है। तत्सम देशी विदेशी प्राकृत अपभ्रंश सभी भाषाओं का मिश्रण उन्होंने किया है। नवरस और मुहावरों लोकोक्तियों के द्वारा भी चित्रमयी भाषा से उन्होंने चार चांद लगा दिए हैं। अब रीति मुक्त काव्य की बात करते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा में जो रीतिकालीन कवि हैं उनमें काव्य के लक्षणों का निर्माण और जो काव्य के गुण थे, जो ढंग थे, उसको उन्होंने नहीं अपनाया है। उन्होंने मुक्तक शैली को अपनाया है। उन्होंने लक्षण ग्रंथों के अनुसार छंद, शब्द शक्ति, अलंकारों में इसको बांधा नहीं है। सबसे पहले विशेषता है स्वच्छंद प्रेम का गान उन्होंने किया है। रीति मुक्त कवियों में प्रेम स्वच्छंद और मुक्त है। उन्होंने चित्रित प्रेम से संबंधित जो हृदय में है, उन्होंने न तो रीतिबद्ध और न ही रीति सिद्ध कौन से भी प्रकार के कवियों में ये चीज़ नहीं पाई जाती है। प्रत्येक कवि को यानी यहाँ का धनानंद जी को हम प्रेम की पीर का कवि भी कहते हैं। व्यथा प्रधान प्रेम है उनका। इस समय का जो कवि रहे हैं उन्होंने किसी न किसी प्रकार से अपने प्रेम में धोखा खाया है। तो जैसे धनानंद ने सुजान वैश्या से प्रेम किया, आलम ने शेख से जो रंगरेजिन नाम से बोधा और बोधा ने सुभान से प्रेम किया है। तो सभी ने उनको धोखा दिया है। तो उनका प्रेम में विरह की प्रधानता, व्यथा की प्रधानता, पीड़ा की प्रधानता दिखाई देती है। प्रकृति चित्रण की अगर बात करें तो रीतिकाल के सभी कवियों ने सेनापति को छोड़ करके सभी कवियों ने उद्दीपन रूप का वर्णन किया है। सेनापति जैसे मैंने बताया कि ऋतु प्रकृति वर्णन में सबसे आगे हैं। उन्होंने दोनों रूपों का वर्णन किया है, उद्दीपन और आलंबन। अगली जो मुख्य विशेषता देखिए, विशेषताएं सारी हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा उनमें डिफरेंस होता चला जा रहा है, वो अपनी ध्यान रखना है कि रीतिबद्ध में हमने किस प्रकार से करना है, रीति सिद्ध में किस प्रकार से और रीति मुक्त में किस प्रकार से। भक्ति भावनाओं की बात करें तो रीति मुक्त कवियों के काव्य में प्रेम निरूपण के अलावा कहीं कहीं नाम मात्र की भक्ति भावना देखने को मिलती है। अलंकारों की बात करें तो रीति मुक्त होते हुए भी अलंकारों के मोह से वो एकदम अलग नहीं हो पाए हैं। अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक इनके प्रिय अलंकार रहे हैं। जहाँ तक हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा का जो माध्यम है वो तीनों में ही ब्रज भाषा है। देखिए, मैं कुछ विशेषताएं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको समझाना था कि रीति का मतलब ढंग, तरीका, क्रम है। रीति 3 प्रकार का मैंने यहाँ बताया कि रीति बद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। एक डिफरेंस आपको मैं समझा देती हूँ। इनके प्रमुख कवियों की बात कर देंगे। रीतिबद्ध में जो आचार्यताओं के गुण होते हैं या रीति के अनुसार, जैसे छंद, अलंकार, भाव, क्रम, सब के अनुसार जो है रचनाओं को बांधने की कोशिश की जाती है, उनको हम रीतिबद्ध कहते हैं। रीति सिद्ध उन्हें कहेंगे जिसमें लक्षण ग्रंथों और रीति के अनुसार भी और मुक्तक के गुण भी विद्यमान हो। मुक्तक का मतलब होता है जिन्होंने रीति को ध्यान में ना रखा हो, ना ही संस्कृत के आचार्यों का अनुसरण किया हो, ना ही ऐसे ग्रंथों को उन्होंने उनके अनुसार कविताएं लिखी गई हों। अब मैं इसके प्रमुख कवि आपको बता देती हूँ। जो रीतिबद्ध कवि हैं उसमें केशव, सेनापति, चिंतामणि, देव, भूषण ये रीतिबद्ध में आते हैं। रीति मुक्त में धनानंद, बोधा, आलम ये मुक्त में आते हैं। सिद्ध में
मुख्यतः जैसे बता दिया, सबसे मुख्य तो बिहारी ही आते हैं, उसके बाद कुलभूषण मिश्र जैसे कवि आते हैं। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको रीतिकाल जो है कंप्लीट, इसमें जो मुख्य मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने जो छोड़ दिया है वो नारी भावना है। तो नारी भावना सभी के अंदर डाली जा सकती हैं। सभी ने जो रीतिबद्ध है, उन्होंने श्रृंगार वर्ण जो आप बता रहे हो, तो नारी को एक वस्तु के रूप में उन्होंने माना है, ना कि उसको एक मानवीय रूप में नहीं माना गया है। एक वस्तु और भोग्य वस्तु के रूप में उसके नैसर्गिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, ना कि उसे एक मानवीय इकाई के रूप में जाना गया हो। तीनों में ही ये चीज़ रही है। जो रीति मुक्त है उसमें प्रेम की विरह का वर्णन किया गया है और नारी को ही दोषी बताया गया है। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो रीति काव्य है वो समझ आ गया होगा। और इसमें ये BA सेकेंड ईयर के लिए, MA के लिए, जहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जाता है। अगर मैं CBLU यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो ये चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का जो नया सिलेबस है उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लगा है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सेकेंड ईयर में जो अभी सेम चल रहा है, थर्ड सेम में भी ये पूरा रीतिकाल दिया हुआ है। और वहीं MA के जो फर्स्ट ईयर है उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो तीनों ही क्लासेस के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं समझा पाई होंगी। अब समय आ रहा है एक प्रश्न का। जैसा कि आपको पता ही है कि हर वीडियो के बाद एक प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं बिहारी को पूछना चाहती हूँ, बिहारी जो महान कवि हुए हैं वो किस का रीति की काव्यधारा से संबंधित है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त या रीति सिद्ध? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हो। धन्यवाद।